हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की फ्री क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, और जो हमने शुरू किया था वो किया था उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला पार्ट प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा था आधुनिक काल। तो प्राचीन काल हम लोग अभी पढ़ रहे थे। प्राचीन काल जहाँ तक है इसकी 1-2 वीडियो और आएंगी, फिर आपका प्राचीन काल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग मध्यकाल पढ़ेंगे। मध्यकाल में चंद और पवार राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आधुनिक काल आएगा। आधुनिक काल में गोरखे अंग्रेजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो प्राचीन काल चल रहा था उस प्राचीन काल में हमने जो शुरुआत की थी कुलिंद वंश से हमने शुरुआत की थी। तो कुलिंद वंश हमने पढ़ लिया है। उसके बाद शक आते हैं। उत्तराखंड में शकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। शकों के बाद उत्तराखंड में कुषाणों का आगमन होता है। कुषाणों का आगमन हमने पढ़ लिया है। फिर आते हैं यौधेय। यौधेय शासकों का अध्ययन हमने कर लिया था। कीर्तिपुर राज्य का हमने अध्ययन कर लिया था, जहाँ से गुप्तकाल शुरू हो जाता है। उसके बाद आते हैं नाग। उत्तराखंड में नागों का आगमन होता है। नागों की सत्ता समाप्त करके आते हैं उत्तराखंड में मौखरी। मौखरी राजवंश जो कि उत्तराखंड में आता है। फिर देखिए यही मौखरी वंश है जिसके बाद उत्तराखंड में आगमन होता है वर्धन वंश का। तो यहाँ से हमारा वर्धन वंश आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्धन वंश से ब्रह्मापुर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें शायद आपको भी बहुत ही मज़ा आने वाला है इस राज्य को पढ़ने में। ब्रह्मापुर कहें या फिर इसको पर्वताकार राज्य कहें, बात एक ही है। और इसी पर्वताकार राज्य या फिर कह सकते हैं कि इसी ब्रह्मापुर राज्य में हम लोग पढ़ने वाले हैं पौरव राजवंश। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे देखिए गोविषाण के राज्य वंश के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे शत्रुघ्न राज्य के बारे में। हम लोग देखिए सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। शुरू से ही हम लोग जैसे जैसे उत्तराखंड में राजवंश आते गए हम लोग वैसे ही वैसे सीक्वेंस वाइज हमने उनका अध्ययन किया है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई एक राजवंश से पहला वाला उठा लो, फिर दूसरा उठा लो, फिर बीच का उठा लो, ऐसे मज़ा भी नहीं आता है पढ़ने में। लेकिन सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे हैं जैसे जैसे उत्तराखंड में राजवंश आते गए हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं वर्धन वंश से। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहला वो रहेगा वर्धन वंश। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस मैप के बारे में। क्योंकि मैप के बारे में भी आपको मैं आज बहुत समझाने वाला हूँ। मैपिंग का यूज आप बहुत होगा, तो मैप के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ समझाया जाएगा। तो देखिए मौखरी वंश के अंतिम शासक, देखिए मैंने बताया था ना, मौखरी वंश की सत्ता को समाप्त करके उत्तराखंड में आते हैं वर्धन वंश, मतलब हर्षवर्धन, जो कि उत्तराखंड में जो शासनकाल रहता है मुख्यतः वो हर्षवर्धन का ही रहता है। तो मौखरी वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका नाम है ग्रहवर्मा। इसकी हत्या हो जाने के बाद मौखरी वंश जो राज्य थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन आ जाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रहवर्मा मौखरी वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद, जो मौखरी वंश का शासक था ग्रहवर्मा, उसकी हत्या हो जाने के बाद उत्तराखंड में कौन सी सत्ता स्थापित होती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वर्धन वंश की सत्ता यहाँ पर स्थापित होती है। दोस्तों जितना कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब देखिए एक बात और देखिए, अब यहाँ पर से कहानी शुरू होती है हर्षवर्धन काल की। हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के क्षेत्रों पर आकर स्वयं कभी शासन नहीं किया, उसने यहाँ पर अपने सामंत नियुक्त किए हुए थे। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं अब हम लोग मैप की। पहले आप मैप के माध्यम से समझेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए ये है उत्तराखंड का मैप। तो उत्तराखंड के मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है और ये है दक्षिणी हिस्सा। तो उत्तराखंड का जो उत्तरी हिस्सा है और दक्षिणी हिस्सा है तो यहाँ पर हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहीं पर यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इतना क्षेत्र बना रखा है, तो इसी क्षेत्र में यहाँ पर एक क्षेत्र का नाम था कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज नामक इसी क्षेत्र में उत्तराखंड में कहें या फिर हिमाचल प्रदेश में कहें, इसी क्षेत्र में हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। अब देखिए इस कान्यकुब्ज की पहले हम लोग स्थिति जान लेते हैं कि कहाँ पर आ रही है। देखिए कान्यकुब्ज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है और यहाँ पर हमारा उत्तराखंड पड़ रहा है। तो उत्तराखंड का यहाँ पर पड़ता है आपका देहरादून और यहाँ पर पड़ता है हरिद्वार। तो देहरादून और हरिद्वार का कुछ क्षेत्रों में कान्यकुब्ज हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। देहरादून हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में आते हैं और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह कान्यकुब्ज जो है, जो राज्य कह लें यहाँ पर जो भी उस समय रहा होगा वो फैला हुआ है।
तो अब देखिए हर्षवर्धन जो कि उसमें उसका जो शासन था बहुत ही विस्तृत हो चुका था वर्धन वंश में। तो अब वो आपको क्या लगता है वो अपना इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के उत्तराखंड के इतने से क्षेत्र पर राज करने के लिए आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसने क्या किया, यहाँ पर अपना एक सामंत नियुक्त कर दिया। अब इस सामंत का काम क्या था? इस सामंत का देखिए सामंत कौन था पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सामंत था यशोवर्मन। इसी यशोवर्मन को इसने यहाँ पर अपना सामंत नियुक्त किया था कान्यकुब्ज में। अब देखिए इस सामंत का काम क्या था? सामंत का काम यह था यहाँ के शासन प्रशासन की देखभाल करना, साथ ही साथ में यहाँ से जो भी राजस्व एकत्रित हो उसको एकत्र करके हर्षवर्धन को भिजवाना। तो इसका यह काम यहाँ पर हुआ करता था। अब देखिए एक बात मैं आपको और बताऊं, यहाँ पर अभी ये चर्चा खत्म नहीं होगी, अभी तो ये शुरू हुई है। देखिए यहीं पर आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड में किस प्रकार से कार्तिकेय राजवंश की उत्पत्ति होती है। तो इसी से वह थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए छोड़ रखा है, क्योंकि हम लोग कार्तिकेय राजवंश मैं चाहता हूँ जब एक सीक्वेंस वाइज सब कुछ चल रहा है तो उत्तराखंड में जब हम लोग पढ़ लेंगे वर्धन वंश, ब्रह्मपुर राजवंश, गोविषाण राजवंश, कल्याणवर्धन का भी राजवंश आएगा, इनके बाद हम लोग इसकी चर्चा और करेंगे। कार्तिकेयपुर राजवंश के साथ किस तरीके से ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे लास्ट में। फिलहाल आपको ये जानना है कि हर्षवर्धन का उत्तराखंड पर जो सामंत था वो कौन था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यशोवर्मन कान्यकुब्ज में वह अपना शासन प्रशासन चला रहा था हर्षवर्धन के सामंत के रूप में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हर्षवर्धन के काल में देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग के बारे में पहले भी आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, सब कुछ जहाँ तक बता चुका हूँ, लेकिन हर्षवर्धन के काल में आ रहा है इसलिए फिर से थोड़ी सी चर्चा मैं इसकी कर दे रहा हूँ ताकि आपका चलिए यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। 629 ईस्वी में यह भारत में आता है, 645 ईस्वी तक यह भारत में रहता है। हर्षवर्धन के काल में यह भारत में आता है। उत्तराखंड कहें या फिर भारत कहें, उत्तराखंड के भी इसने काफ़ी सारे क्षेत्रों पर इसने अपनी यात्रा की थी। अब देखिए ये उत्तराखंड में कब आया? यह उत्तराखंड में आता है 634 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछी गई है कि ह्वेनसांग भारत में कब आया, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 634 ईस्वी में। अब देखिए इसका एक यात्रा विवरण है या फिर कह सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत है, उसका नाम है सियूकी। इस सियूकी में उसने 100 बहुत सारे देशों का उसने वर्णन किया हुआ है और उन देशों की संख्या है 138। अब देखिए 138 देश किस तरीके से हैं? क्या आपको लगता है एक इंसान अपने जीवन काल में 138 देशों की यात्रा कर सकता है? वो भी उस दौर में जब ना हवाई जहाज हुआ करता था ना फिर गाड़ी हुआ करती थी। अब देखिए 138 देश क्या है, पहले आप इनको समझ के चलते हैं। देखिए मान लिया उत्तराखंड का हमारा ये क्षेत्र है या फिर कोई सा भी क्षेत्र हो सकता है, हम लोग उत्तराखंड के माध्यम से समझेंगे। देखिए मान लिया इस समय उत्तराखंड में 4 राजवंश इस समय राज कर रहे थे, कोई से भी राजवंश हो सकते हैं, उत्तराखंड हो भारत हो। मान लिया इसने उत्तराखंड में 4 राज्यों की इसने यात्रा की। अब यह क्या करता था, जैसे मान लिया इसने एक देश की यात्रा, एक यहाँ पर राज्य की यात्रा की तो इसको बोलेगा एक देश, दूसरे राज्य की यात्रा करे इसको बोलेगा 2 देश। मतलब इस प्रकार से अगर 4 राज्यों की यह यात्रा करेगा तो बोलता था 4 देश। इस प्रकार से इसने अपने यात्रा वृत्तांत में 138 देशों की यानी कि 138 राज्यों का इसने अपना विवरण प्रस्तुत किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं 138 देश। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, 138 आपको याद रखना है। चलिए इसका कुछ हमको विवरण प्राप्त होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए जब यह उत्तराखंड के या फिर कह सकते हैं ये हिमालयी क्षेत्रों की जब यात्रा कर रहा था तो उत्तराखंड में भी यह आया होगा। तो उस समय देखिए कुमाऊं व गढ़वाल के क्षेत्रों के लिए या फिर कह सकते हैं कि उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए इसने एक शब्द का नाम प्रयोग किया था, वो था पोली हिमोपुलो। इसी पोली हिमोपुलो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ब्रह्मपुर। यह नाम जो देखिए इतिहासकार कनिंगम आधुनिक गढ़वाल हिमाऊ के क्षेत्र को ब्रह्मपुर मानते हैं। मतलब जो ब्रह्मपुर जो इसका शाब्दिक अर्थ है ये कनिंगम के अनुसार है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो ये क्षेत्र हुआ करता था पोली हिमोपुलो या फिर ब्रह्मपुर, यह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। यह ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी सियूकी जो इसने इसका एक ग्रंथ है, इसका यात्रा वृत्तांत है, इसमें इसने कहा है कि इस यहाँ पर कह सकते हैं इसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहारों का उल्लेख किया हुआ है, जिसके आधार पर कहा गया है कि जो यह राज्य रहा होगा वो रहा होगा बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। चलिए ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग हरिद्वार के क्षेत्र में। फिर यह हरिद्वार की यात्रा करने के लिए भी आया था और इसने हरिद्वार को कहा था मोयुलो। अब मोयुलो का अर्थ क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बनते भी हैं, मोयुलो का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या है? मोयुलो का शाब्दिक अर्थ जैसा ह्वेनसांग ने उस समय अपने विवरण में दे रखा है, उसका अर्थ लगाया गया है मयूरपुर से। मतलब कोई मयूरपुर नाम का उसमें कोई वहाँ पर राज्य रहा होगा, उसी को उसने कहा है मोयुलो। और देखिए इस मोयुलो की पहचान हरिद्वार से की गई है और
ये भागी उसने जो हमको विवरण प्राप्त होता है, उसने बताया है कि जो ये मोयोलो नगर रहा होगा भागीरथी नदी के किनारे रहा था और इसकी जो माप थी वो 20 ली चीनी माप थी। जो ये कोई चीनी माप रहती होगी उसमें 20 ली, तो उसमें 20 ली इसने उसको चीनी माप के बताया था कि यह 20 ली चीनी माप के बराबर है। और इतिहास कनिंगम आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं के क्षेत्र को ब्रह्मपुर मानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर एक बात और जान लेंगे हम लोग बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में। आप देखिए बाणभट्ट का हर्ष चरित्र क्या है। जो हर्ष चरित्र है ये एक रचना है जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इसी हर्ष चरित्र में क्या होता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का हमको वर्णन प्राप्त होता है। मतलब कि हर्षवर्धन के काल में उत्तराखंड में जो भी लोग आए होंगे उनका हमको वर्णन मिलता है हर्ष चरित्र में मिलता है, जिसको लिखा है बाणभट्ट ने। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है हर्ष चरित्र किसने लिखी है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बाणभट्ट ने। अब देखिए हम लोग हर्षवर्धन के बारे में उतनी ही चर्चा करेंगे जितने कि हमारे उत्तराखंड में उसकी हमको बातें मिलती हैं। वैसे तो वर्धन वंश अगर हम भारत के सापेक्ष पढ़ते हैं तो वो बहुत ही अधिक चीज़ें हम हमको उसमें मिलती हैं। जब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब हम लोग विस्तार से हम लोग इसका उल्लेख करेंगे। फिलहाल हम लोग उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो हम लोग उत्तराखंड के सापेक्ष इन चीज़ों को जानेंगे। तो देखिए फिर उसके बाद होता क्या है, कान्यकुब्ज में 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो गया। मतलब कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के साथ ही कान्यकुब्ज में वर्धन वंश का अंत हो जाता है। और उत्तराखंड में अभी तक देखिए क्या था, हर्षवर्धन का जब राज चल रहा था तो उत्तराखंड में ऐसी कोई सत्ता नहीं थी जो कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सके। मतलब कि कोई सा भी राज्य इस समय स्वतंत्र नहीं था। लेकिन जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है, देखिए कान्यकुब्ज में 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो जाता है तथा उत्तराखंड में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो जाते हैं। मतलब कि जैसे कि इसकी पकड़ थी अभी तक उत्तराखंड में, ये पकड़ एकदम खत्म हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है और उत्तराखंड में कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो जाते हैं। तो उन्हीं राज्यों में देखिए राज्य आते हैं हमारे शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर राज्य और गोविषाण राज्य। ब्रह्मपुर राज्य कह सकते हैं इसको, या फिर हम कह सकते हैं पर्वताकार राज्य कह सकते हैं। इसी ब्रह्मपुर राज्य में आता है पौरव वंश, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो ये 3 राज्य थे, शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर राज्य, गोविषाण राज्य, इनमें जो सबसे बड़ा राज्य था वो था ब्रह्मपुर राज्य। इसके बारे में अभी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखिए ये तीनों के तीनों आपको ये राज्य प्राप्त हो रहे हैं, इनकी हमको जो भी जानकारी प्राप्त होती है, इन स्वतंत्र राज्यों की सूचना हमको युवांग चुआड़ या फिर ह्वेनसांग। देखिए युवांग चुआड़ जो है ये ह्वेनसांग का ही नाम है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसा हुआ एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि शत्रुघ्न राज्य की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, मान लिया ऑप्शन में ह्वेनसांग नहीं है और युवांग चुआड़ है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि यह इसी का ही नाम है। तो इसी के जो इसका यात्रा वृत्तांत है सीयू की, इसी से हमको इन राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। बाकी कुछ हमको कुछ वहाँ से अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी है और शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर राज्य और गोविषाण राज्यों का उदय हो चुका है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शत्रुघ्न राज्य के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैप के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे कि शत्रुघ्न राज्य की स्थिति कहाँ पर बनती होगी उस टाइम पे। देखिए शत्रुघ्न राज्य ह्वेनसांग के अनुसार सबसे पहले जान लेते हैं कि शत्रुघ्न राज्य की स्थिति क्या बनती होगी। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि उत्तराखंड में शत्रुघ्न राज्य की या फिर उत्तराखंड जहाँ पर भी शत्रुघ्न राज्य की स्थिति बनती होगी वो कहाँ पर बनती होगी। देखिए ये है उत्तराखंड का क्षेत्र और उत्तराखंड के ये क्षेत्र पर अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है, इस साइड को पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर का जो क्षेत्र रहा है ये है सहारनपुर का और अम्बाला का जो क्षेत्र रहा है, इसी को शत्रुघ्न राज्य कहा गया है। हो सकता है इसकी सीमाएं थोड़ी उत्तराखंड को भी टच करती हो। तो मेनतः जो मुख्यतः कहा गया सहारनपुर का जो यहाँ पर का क्षेत्र है इसी को शत्रुघ्न राज्य माना गया है इतिहासकारों के द्वारा कि शत्रुघ्न राज्य है यहीं पर यह रहा होगा, क्योंकि इस इतनी स्पष्ट चीज़ें हमको उस समय मिल नहीं पाती हैं। इन जो भी वहाँ पर शासक हुए थे या फिर जो भी यात्री आए थे उनके द्वारा इतना विस्तृत तरीके से अध्ययन या फिर कह सकते हैं इतना विवरण हमको प्राप्त नहीं हुआ है जिसके आधार पर हम लोग एकदम स्पष्ट है ये जगह बता सकें कि यहीं पर यह राज्य स्थापित हुआ होगा। तो यहीं पर इसको माना गया है जहाँ पर हमारा ये जो मैंने अभी आपको बताया शत्रुघ्न राज्य जो है स्थापित हुआ था, या फिर जो इसकी उस समय स्थिति बनी होगी सहारनपुर वाले क्षेत्र पर बनी होगी। अब देखिए जो हमें ह्वेनसांग के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है उसके विवरण द्वारा शत्रुघ्न राज्य के बारे में वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए ह्वेनसांग कहता है कि इसकी पूर्वी सीमा पर गंगा नदी बहती थी। मतलब देखिए शत्रुघ्न राज्य है, अगर हम उत्तराखंड की दिशाओं की बात करें पूरब,
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये हमारी हो जाएगी पूर्वी सीमा। तो यहाँ पर बहती थी गंगा नदी, और वो कहता है कि यमुना इस नगर के मध्य में बहती थी। तो ये हो जाएगी आपकी मध्य का क्षेत्र है, यहाँ पर बहेगी यमुना नदी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि शत्रुघ्न राज्य के पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। और शत्रुघ्न राज्य के मध्य पर कौन सी नदी बहा करती थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यमुना नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वह यह भी कहता है कि इसके उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वत थे। देखिए उत्तराखंड का ये भाग तो जो है मैदानी भाग है, और ये भाग क्या है, पर्वतीय भाग है। तो सही कहता है वही उत्तरी भाग है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के पर्वतीय पर्वत हैं। ठीक हो गया। अब देखिए जो हमारे एक इतिहासकार रहे हैं कनिंघम, कनिंघम क्या कहते हैं, कनिंघम कहते हैं कि जो ये शत्रुघ्न राज्य है इसकी राजधानी रही होगी सुखगांव। तो दोस्तों उत्तराखंड है, कुछ भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है कि शत्रुघ्न राज्य की राजधानी क्या रही होगी, क्या थी, सुखगांव कनिंघम के अनुसार। चलिए ठीक है, शत्रुघ्न राज्य हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्मपुर राज्य। देखिए ये तीनों राज्य इस समय अपने एक ही समय पे उत्तराखंड में शासन कर रहे थे। आपको ये भी ध्यान रखना है, तीनों के तीनों शासन उत्तराखंड में एक ही समय पे ये लोग राज कर रहे थे। तो ब्रह्मपुर राज्य कहें या फिर पर्वताकार राज्य कहें, बात एक ही है। वैसे इसको हम पर्वताकार राज्य के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुर राज्य है जो बाद में दिया गया है। और देखिए दोस्तों एक बात आपको और बताऊं, इन राजवंशों की मतलब उस समय सन क्या था, कौन सी इसमें सन, मतलब किस सन में ये आए थे, किस सन में शत्रुघ्न नगर इस वहाँ पर स्थापित हुआ था, ये हमको स्पष्ट है पता नहीं लगता है। हर इतिहासकार की बात अलग है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है तो उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन ही लगता है, क्योंकि हर इतिहासकार की अपनी अपनी बात है। इसलिए ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस राज्य की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ऐसा हमको इसमें नहीं जानना है। हमको सिर्फ इसके बारे में जो फैक्ट बनते हैं हमको वही जानने हैं। चलिए ब्रह्मपुर राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं, और इसको हम मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छे से आज समझने वाले हैं। ऐसे समझेंगे कि आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। देखिए ब्रह्मपुर राज्य तत्कालीन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर राज्य था, और इसी में पौरव राजवंश ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। ब्रह्मपुर राज्य कहें, पर्वताकार राज्य कहें, बात एक ही, इसी ब्रह्मपुर राज्य में जो सत्ता स्थापित की थी पौरव वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो हम पढ़ते हैं इसमें पौरव वंश का इतिहास। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए जो हमको पौरव वंश की जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है तालेश्वर के ताम्रपत्रों से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए नोट कर लेना है कि पौरव वंश की जानकारी जो हमको प्राप्त होती है वो होती है तालेश्वर के ताम्रपत्रों से। और तालेश्वर के ताम्रपत्र हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, अल्मोड़ा से। और दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तालेश्वर के ताम्रपत्रों से हमको किस राजवंश की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पौरव वंश की। पौरव वंश की जानकारी हमको किन ताम्रपत्रों से प्राप्त हो रही है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तालेश्वर के ताम्रपत्र जो हमको प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा से। इनकी स्थिति पूछ सकता है कि तालेश्वर के ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए थे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा से। अब देखिए तालेश्वर के ताम्रपत्र में हमको कुछ राजाओं के नाम भी हमको प्राप्त होते हैं। उन राजाओं के बारे में जो सिर्फ नामी नाम प्राप्त हुए हैं, बाकी हमको ऐसा कुछ विशेष प्राप्त होता नहीं है वहाँ से, सिर्फ हमको नाम प्राप्त हुए हैं। उन नामों के बारे में जान लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। पहले मैं आपको इन राजाओं के बारे में बताता हूँ, फिर बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए जो पहला हमको राजा प्राप्त होता है, इसमें जो ताम्रपत्र है, हो सकता है इससे पहले भी कुछ राजा हुए हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन जो हमको ताम्रपत्र में जो हमको प्राप्त हो रहे हैं, हम उसी को पहला राजा मान लेते हैं। देखिए पहला नाम हमको प्राप्त होता है विष्णुवर्मन प्रथम का, दूसरा नाम वृषवर्मन का, तीसरा नाम अग्निवर्मन का। अब देखिए जो ये अग्निवर्मन था इसके दो पुत्र हुए, उन्हीं वो दो पुत्र कौन से थे, द्वितीयवर्मन ये हो जाएगा, और हो जाएगा विष्णुवर्मन द्वितीय। तो इसके दो पुत्र हुए अग्निवर्मन के दो पुत्र हुए द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। और जो यह द्वितीयवर्मन था यह सर्वाधिक शक्तिशाली राजा माना गया है पौरव वंश का। तो पौरव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, द्वितीयवर्मन। आप देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ से आपके सामने चार राजाओं के नाम रख दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा राजा पौरव वंश से संबंधित था। देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विष्णुवर्मन होगा ऑप्शन में, वृषवर्मन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन पांचों नामों में से। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि तालेश्वर के ताम्रपत्रों से हमको किन किन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, किन किन राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। आपके सामने 5 नाम है, अगर आपने याद किए हुए हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर देखते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास 2 नाम हमको लास्ट में प्राप्त हुए, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। इनके बारे में हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है, द्वितीयवर्मन तथा विष्णुवर्मन द्वितीय के ताम्रपत्र तालेश्वर से हमको प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो तालेश्वर का जो हमको ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वह द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय का ही है। इन्हीं दोनों ने, इन राजाओं के जो 3 नाम हमको प्राप्त हुए हैं, इन दोनों राजाओं, इन द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय ने ही हमको बताए हैं, और इसी से हमको पौरव वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए इसके बारे में एक चीज़ और देख लेंगे, पौरव राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐसा वंश है जिसने शासन प्रशासन की नीति शुरू करवाई थी। यह नीति
थी, क्यों शुरू करवाई थी, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसके बारे में हम लोग और जान लेते हैं, ब्रह्मपुर है या फिर पर्वताकार राज्य है, इसके बारे में हम लोग और जान लेते हैं और जो जानकारी हमको प्राप्त होती है उनके बारे में, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इस मैप की जानकारी मैं आपको दूंगा, पहले हम लोग जो लिखा हुआ है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इस मैप की। चलिए देखिए, ब्रह्मपुर राज्य की जानकारी हमको ह्वेनसांग के वार्तावतान से भी मिलती है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो शत्रुघ्न राज्य था या फिर कह सकते हैं ब्रह्मपुर राज्य है या फिर गोविषाण राज्य था, इनकी जानकारी ह्वेनसांग ने हमको दी थी। उसका जो यात्रा वृत्तांत था सियूकी, उसमें जो हमारा उत्तराखंड का जो क्षेत्र है उसको कहा गया है पोली हिमोपुलो, और उसका शाब्दिक अर्थ क्या निकाला गया है, ब्रह्मपुर राज्य, वो निकाला है कनिंघम ने। ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए और देखिए ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से हमें इस राज्य के किसी राजा की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। मैंने आपको कुछ राजाओं के भी नाम बताए थे, वो हमें प्राप्त होते हैं तालेश्वर के ताम्रपत्र से। तालेश्वर का ताम्रपत्र कितना है, द्वितीय वर्मन और द्वितीय वर्मन था, एक राजा और था, उससे हमको वहाँ से प्राप्त हुए थे। लेकिन ह्वेनसांग ने हमको ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि यहाँ ऐसा कोई राजा हुआ करता होगा या फिर शासन कर रहा होगा। ह्वेनसांग सिर्फ हमको ये बताता है कि उस समय ऐसा कोई राज्य रहा था, वो भी हमको उसने स्पष्ट स्थिति ये नहीं बताई है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र पर या फिर किस जगह पर ब्रह्मपुर राज्य या फिर कहें पर्वताकार राज्य स्थित था। मतलब एकदम से स्पष्ट स्थिति उसने हमको नहीं बता रखी है। सिर्फ इतना हमको पता लगता है कि एक पर्वताकार राज्य रहा होगा जिसकी राजधानी ब्रह्मपुर थी, बस इतना ही हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है ह्वेनसांग के वर्णन से कि एक पर्वताकार राज्य था जिसकी राजधानी ब्रह्मपुर थी। हो सकता है दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पर्वताकार राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुर में। और ये हमको कहाँ से प्राप्त लगता है, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत सियूकी से। चलिए ठीक है, अब देखिए एक बात हम लोग अब ये जानते हैं, ये जो मैप बना रखा है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही आवश्यक है, यहाँ से आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो ये पौरव वंश है इसका काल क्या रहा होगा, मतलब ये किस समय पे इसका उद्भव हुआ होगा, किस समय पे इसकी उत्पत्ति हुई होगी। देखिए जो सर्वाधिक जो प्रमाणिक मानी गई है 600 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच में इसका काल माना गया है। तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं कि 600 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच में इसका काल रहा होगा, क्योंकि इसी समय पर हर्षवर्धन का भी काल चल रहा था, मैंने आपको बताया था। तो 600 अगर एग्जाम में बाई चांस ऐसा क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनना बहुत ही मुश्किल है, अगर बन जाता है तो आपको याद रखना 600 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है पौरव वंश की या फिर कह सकते हैं पर्वताकार राज्य की हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए इसकी हम स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये है उत्तराखंड का मैप। अगर हम बात करें कि पौरव वंश या फिर पर्वताकार राज्य हमारा कहाँ पर स्थित था, इसके बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें तो एक बात मैं आपको बताऊं, किसी भी इतिहासकार ने हमको इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। कोई कहता है कि यह जो गढ़वाल क्षेत्र में स्थित था, कोई कहता है कि यह कुमाऊं क्षेत्र पर स्थित था। मतलब किसी भी इतिहासकार ने हमको स्पष्ट तरीके से ये नहीं बताते हैं इस राज्य की जो स्थिति थी उत्तराखंड में कहाँ पर रही होगी। तो हम लोग मान के चलते हैं कि पौरव राजवंश हमारा यहाँ पर स्थित था। अब इसी के बेस पर हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए जो यह ब्रह्मपुर राज्य था, जैसे कि सबसे बड़ा राज्य था, मैंने आपको बता दिया है। अब जो इसकी स्थिति हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए गंगा से पूर्व में कर्णाली नदी तक यह विस्तृत था। मतलब कि गंगा से पूर्व में कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं गंगा से पूर्व में कहीं पर भी इसकी स्थिति मतलब हमको स्पष्ट नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी कहा गया है गंगा से पूर्व मतलब गंगा से पूर्व में कर्णाली नदी या तो यहाँ तक हो सकती है। देखिए गंगा से पूर्व में यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ तक मतलब कहीं तक भी यह हो सकती है, कर्णाली नदी तक हो सकती है, ये हमको बताया गया है। तो गंगा से पूर्व में कर्णाली नदी तक यह विस्तृत थी। और देखिए जो हमारा ह्वेनसांग है वो क्या कहता है इस बारे में, ह्वेनसांग यह कहता है ब्रह्मपुर राज्य जो हमारा यहाँ पर है, कौन सा, ब्रह्मपुर जो राज्य है या फिर कह सकते हैं पर्वताकार राज्य है, जो यहाँ पर पौरव वंश उस समय चल रहा था, इसकी जो उत्तरी सीमा थी, मतलब यहाँ पर ही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा हिमालय आता है। यहाँ पर एक देश था जिसका नाम था सुवर्ण गोत्र देश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ गया है कि ब्रह्मपुर राज्य, यहाँ पर हम मान लेते हैं ब्रह्मपुर राज्य था, ब्रह्मपुर राज्य के उत्तरी की जो क्षेत्र है, उत्तर की दिशा में कौन सा देश था,
ह्वेनसांग ने इसकी चर्चा कर रखी है अपने यात्रा वृत्तांत में। तो यहाँ पर था सियुकी देश। तो देखिए इस सियुकी देश ने सियुकी में वृत्तांत में चर्चा कर रखी है। उसने कहा है कि ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर की दिशा की ओर महा हिमालय क्षेत्र में एक देश था, उसका नाम था सुवर्ण गोत्र देश। आपको याद रखना है दोस्तों, ब्रह्मपुर राज्य के उत्तरी दिशा में कौन सा देश था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सुवर्ण गोत्र देश। अब देखिए इसमें देखिए हमको सिर्फ इतना ही उसने बता रखा है कि एक देश था, सुवर्ण गोत्र देश था और ये स्वतंत्र देश था, ऐसा भी हमको पता लगता है। और हर्ष के समय पर भी यह देश विद्यमान था, लेकिन यह अपने आप में स्वतंत्र देश था, किसी के अधीन नहीं था, ना कि हर्ष के अधीन भी नहीं था। अब देखिए जो इसकी स्थिति बन रही है, यह बन रही है महा हिमालय में। हो सकता है यह राज्य उत्तराखंड के बाहर रहा हो, उत्तराखंड का क्षेत्र यहाँ तक आता है, हो सकता है इसका जो क्षेत्र यहाँ पर रहा हो तो यह हर्ष के अधीन ना रहा हो। तो लेकिन हमको ये याद रखना है कि ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर की ओर एक देश था जिसको स्वर्ण गोत्र देश कहा गया है, लेकिन हमको यहाँ से किसी भी शासक का नाम हमको प्राप्त नहीं होता है। और इसको एक नाम और दिया गया, वो नाम क्या है, इसको दिया गया पूर्वी स्त्री राज्य। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि स्वर्ण गोत्र देश को एक नाम क्या दिया गया है, उसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी स्त्री राज्य इसको कहा गया है। और इसको यह भी कहा गया है इसकी जो स्थिति रही होगी भोट प्रदेश में रही होगी, मतलब जो भोट प्रदेश है, ये जो भोटिया हैं वो महा हिमालय क्षेत्रों में ही रहते हैं। तो कहा गया है कि जो इसकी स्थिति जो रही गई होगी वो रही होगी भोट प्रदेश में। हो सकता है ऐसा रहा होगी कोई भोटिया ही हो, जो कि भोटिया महिला हो, जो यहाँ की रानी हो, क्योंकि इसको पूर्वी स्त्री राज्य कहा गया है। या फिर हो सकता है कि जो ये देश हो भोटियाओं का देश हो। मतलब कुछ हमको ऐसी स्थिति प्राप्त होती नहीं है जिसके आधार पर हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर की ओर एक देश था जिसका नाम था सुवर्ण गोत्र देश, जो कि पूर्वी स्त्री राज्य भी कहलाता था और यह भोट प्रदेश में स्थित था। तो स्त्री राज्य का उल्लेख ब्रह्म संहिता में पश्चिमोत्तर दिशावर्ती देशों में भी हुआ है। तो जो बृहत संहिता है उसमें भी इस स्त्री राज्य का हमको वहाँ पर उल्लेख प्राप्त होता है। फिलहाल यहाँ से इतना ही जानना था आपको, पौरव वंश के उत्तर दिशा की ओर कौन सा है, सुवर्ण गोत्र देश है। तो दोस्तों यहाँ से जो पर्वताकार राज्य है, यहाँ से इतना जो मतलब आपको लग रहा होगा पर्वताकार राज्य, इसके बारे में भी हमको इतनी कोई विशेष जानकारी मिलती नहीं है। जितनी जानकारी मिलती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो तालेश्वर ताम्रपत्र हमको प्राप्त हुए थे, अभी हम पढ़ चुके हैं तालेश्वर ताम्रपत्र के बारे में, जो हमको अल्मोड़ा से प्राप्त हुए थे, धुती वर्मन के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए उससे हमको एक बात और पता लगती है, तालेश्वर ताम्रपत्रों से हमको पता लगता है कि इस वंश के कुल देवता वीरणेश्वर स्वामी थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुल देवताओं के बारे में पूछता रहता है कि तालेश्वर ताम्रपत्र से हमको यह भी पता लगा है कि पौरव वंश के कुल देवता वीरणेश्वर स्वामी थे। तो आपका उत्तर, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि पौरव वंश के कुल देवता कौन थे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वीरणेश्वर स्वामी। और पौरव वंश का विस्तार तो आपको बता ही चुका हूं, गंगा से पूर्व में कर्णाली नदी तक, मतलब गंगा से पूर्व में कर्णाली नदी तक यह राज्य का विस्तार उस समय रहा होगा। अब देखिए पौरव वंश से संबंधित तथ्य हम लोग को जान लेते हैं। कुछ तथ्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों वर्तमान में, उनको जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे चैनल में उत्तराखंड का इतिहास चल ही रहा है, साथ में उत्तराखंड का भूगोल भी चल रहा है। राजेंद्र बल्लभ जी की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की, वो भी चलाई जा रही है। साथ ही साथ में भारत का आधुनिक इतिहास भी चल रहा है। तो कम्प्लीटली हमारे चैनल में जो कि उत्तराखंड की जो तैयारी करवाई जा रही है पूरी कम्प्लीटली करवाई जा रही है। और हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ जाइए, जहाँ से आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ आपको वहाँ से मिलती रहती हैं। तो देखिए पौरवों से संबंधित हमको कुछ तथ्य प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए शासन, ये हमने कहा है इनको शासन प्रशासन के पद। देखिए अभी तक आपने जितने भी राजवंश पढ़े होंगे, आपको उन राजवंशों में शासन जैसे पद होते हैं उनकी पद की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अब हमको पौरव वंश से ये सब जानकारियां हमको प्राप्त होने लगती हैं। देखिए पौरव वंश में जो सबसे बड़ा पद हुआ करता था वो पद था राजा का पद। आपका देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों ऐसा कि पौरव वंश में सबसे बड़ा पद किसका था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजा का पद था। और देखिए मंत्री परिषद में जो सर्वोच्च पद था वो था अमात्य का। अमात्य उस समय कहा जाता था प्रधानमंत्री को। दोस्तों याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चाहे आगे से बने ना बने, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम में। तो मंत्री परिषद का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। और वही अमात्य प्रधानमंत्री का कार्य करता था, या फिर कह सकते हैं उसको हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। फिर एक आता था उससे नीचे कुमारात्य। कुमारात्य का काम क्या होता था, यह प्रधानमंत्री का यह सहायक होता था, मतलब प्रधानमंत्री कार्यों
में उसकी सहायता करता था। और देखिए जो हमारा यह राजा होता था, इस राजा के निवास को क्या कहा जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पौरव वंश में राजा के निवास को, जो जहाँ पर राजा निवास करता था उस स्थल को क्या कहा जाता था, या फिर कह सकते हैं कि राजा के महल को क्या कहा जाता था। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, कोट। मतलब कि पौरव वंश में राजा के निवास स्थल या फिर कह सकते हैं कि राजा के महल को कहा जाता था कोट। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं राजा की जो लोग सुरक्षा करते थे, मतलब जो उसके अंगरक्षक होते थे, जो उसकी सुरक्षा करने के लिए जो लोग नियुक्त किए गए थे, उनको कहा जाता था कोटाधिकृत। चलिए ठीक है, ये भी आपने जान लिया। अब देखिए यहाँ पर से देखिए, आप देखिए कर लगना भी शुरू हो गया। मतलब कि जैसे कि पौरव वंश में देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कर लगना भी शुरू हो गया है। और जैसे पौरव वंश में जो कर लिया जाता था भूमि के रूप में लिया जाता, मतलब जो भूमि का जो इसमें जो हमको कर प्राप्त होता है, भूमि के रूप में ही हमको कर प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ भूमि जो हमको कर यहाँ पर लगता था 1/6 भाग यहाँ पर कर लगाया गया था पौरव वंश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, भाग पूछ लेता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द और आता है, मैंने आपको बताया था कि मतलब यहाँ पर हाट शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए हाट, एक बार बड़ा करके लिख देता हूँ मैं, हाट। उत्तराखंड में हाट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है राजधानी। मतलब हाट शब्द का प्रयोग राजधानी के लिए प्रयोग किया था दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, उत्तराखंड में हाट शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, राजधानी के अर्थ है। मतलब किसी राज्य की राजधानी के अर्थ में उस समय हाट शब्द का प्रयोग किया जाता होगा। अभी एक हाट राजधानी आएगी, उसके बारे में आपको चर्चा करूंगा मैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कर वसूलने वाला अधिकारी था, उसको बोला जाता था भागिक। और जमीन की नाप करने वाला अधिकारी, उसको बोला जाता था कायस्थ। और पौरव वंश में घर को कहा जाता था राजधानी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए ठीक है, मैंने आपको यहाँ पौरव वंश से जो भी फैक्ट एग्जाम बनते हैं सारे के सारे आपको करवा दिए हैं, कोई सा भी फैक्ट आपके लिए नहीं छोड़ा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे राज्य की ओर, जो है गोविषाण राज्य। तो गोविषाण राज्य जो कि है वर्तमान काशीपुर है, इसकी तो बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, आपको याद भी हो गया होगा गोविषाण राज्य वर्तमान काशीपुर है। तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए गोविषाण काशीपुर में, मतलब कि काशीपुर कहाँ है, उधम सिंह नगर के क्षेत्र में। मतलब कि अगर हम कह सकते हैं इसके बारे में, जो गोविषाण राज्य है इस जगह पर कहीं पर स्थित होगा गोविषाण राज्य। उधम सिंह नगर हमारा यहाँ पर आता है ना, तो उधम सिंह नगर में ही हमारा काशीपुर है। तो जो गोविषाण राज्य का जो समय जो राज्य का विस्तार रहा होगा तो इसी सीमा पर रहा होगा। तो आपने जान लिया है, शत्रुघ्न नगर हमारा यहाँ पर था। शत्रुघ्न नगर हमारा कहाँ पर था, यहाँ पर था। हमने ब्रह्मपुर नगर यहाँ पर रखा था, या फिर कह सकते हैं पर्वताकार राज्य हमने यहाँ पर रखा हुआ था। गोविषाण हमने यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए गोविषाण राज्य के बारे में चलिए हम शुरू करते हैं। गोविषाण राज्य में काशीपुर क्षेत्र के अतिरिक्त रामपुर एवं पीलीभीत जनपद भी थे। मतलब ये कनिंघम ने हमको ये बता रखा है कि गोविषाण राज्य में काशीपुर क्षेत्र के अतिरिक्त रामपुर एवं पीलीभीत जनपद भी थे। और वो देखिए काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत 3 क्षेत्र आ जाएंगे गोविषाण राज्य में। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपके सामने 4 ऑप्शंस रख दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन से राज्य गोविषाण राज्य में सम्मिलित थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत। और देखिए जो ये गोविषाण राज्य, इसकी स्थिति का हम लोग जान लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या रही होगी। मतलब इसका जो विस्तार है पश्चिम में रामगंगा से पूर्व में शारदा तक इसका जो है विस्तार रहा होगा। पश्चिम में रामगंगा से पूर्व में शारदा तक। और देखिए यहाँ पर एक दुर्ग था, उज्जैनी दुर्ग बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं उज्जैनी ग्राम था, यहाँ पर गोविषाण काशीपुर में ही था। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बन सकता है कि उज्जैनी दुर्ग या फिर उज्जैनी ग्राम कहाँ पर स्थित है वर्तमान, मतलब जिसकी जो गोविषाण राज्य से जो कहा गया है कि यहाँ पर गोविषाण राज्य स्थित रहा होगा। तो उज्जैनी दुर्ग और उज्जैनी ग्राम कहाँ है, गोविषाण काशीपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे घुमा के भी कैसे पूछ सकता है। शत्रुघ्न राज्य यहाँ पर स्थित है, ब्रह्मपुर राज्य यहाँ पर स्थित है। तो ब्रह्मपुर राज्य गोविषाण राज्य का उत्तर में स्थित था। मतलब देखिए दिशाओं का ज्ञान फिर से आपको देता हूँ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर हम बात करें गोविषाण राज्य की, गोविषाण राज्य हमारा यहाँ पर आ रहा है। ब्रह्मपुर राज्य मैंने आपको बताया कहीं यहाँ पर रहा होगा। तो ब्रह्मपुर राज्य देखिए गोविषाण राज्य के उत्तर दिशा की ओर आ रहा है। और शत्रुघ्न राज्य की अगर हम बात करें तो यह पश्चिम दिशा की ओर आ रहा है। तो आपको दिशाएं याद रखनी दोस्तों। गोविषाण राज्य के पश्चिम में शत्रुघ्न नगर था, या फिर कहें शत्रुघ्न राज्य के पूर्व में गोविषाण राज्य था। तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ब्रह्मपुर राज्य के दक्षिण में गोविषाण राज्य था, तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए एक हमको राजवंश यहाँ से और प्राप्त होता है कल्याण वर्मन का राज्य। थोड़ा सा है, ज़्यादा जानकारी इसको हमको प्राप्त होती नहीं, 2-3 लाइनों में सिमट जाएगा। देखिए कल्याण वर्मन के राज्यों की जानकारी हमको पलेठी के शिलालेखों से हमको प्राप्त होती है। तो पलेठी शिलालेखों से हमको यह पता लगता है कि देवप्रयाग के आसपास गंगा के तटवर्ती प्रदेशों में कल्याण वर्मन का स्वतंत्र शासन रहा होगा। अब देखिए देवप्रयाग कहाँ है, देवप्रयाग का यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टिहरी है हमारा ना। देखिए यहाँ पर हमारा देहरादून है, यहाँ पर हमारा उत्तरकाशी आ जाता है, देहरादून उत्तरकाशी को यहीं पर हमारा टिहरी आता है। तो टिहरी में ही देवप्रयाग है, तो इसी देवप्रयाग में कहीं पर हमको कल्याण वर्मन का राज्य हमको प्राप्त होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कल्याण वर्मन के राज्य की स्थिति कहाँ पर थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग में। और हमको कल्याण वर्मन के राज्य के बारे में किससे पता लगता है, पलेठी शिलालेखों से। देखिए पलेठी से आपको कुछ याद आया होगा, पलेठी का सूर्य मंदिर जो है हिंडोला खान जो कि स्थल है, हिंडोला खान टिहरी में स्थित है। तो इसी के आसपास हमको एक कुछ शिलालेख मिले हैं पलेठी की सूर्य मंदिर के आसपास ही, जिससे हमको कल्याण वर्मन के राज्य की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको सब कुछ मैंने समझा दिया है, जितना भी हमारा जो प्राचीन काल का इतिहास रहा है सारा का सारा हमारा कवर हो गया है। सिर्फ हमारा एक चीज़ रह गया, कार्तिकेयपुर राज्य। तो आप चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कार्तिकेयपुर राज्य की स्थिति किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से उसकी भूमिका बनती है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है भोट प्रदेश लिख रखा है, न्यू खीरी राजवंश, और यहाँ पर लिख रखा है कश्मीरी हॉट नामक एक स्थल लिख रखा है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए कि कश्मीरी हॉट नामक स्थल कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में गोपेसर चमेली में, ये गोपेसर चमोली में यह स्थित है। क्योंकि मैं अभी बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ, आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। कश्मीरी हॉट स्थल कहाँ पर है, गोपेसर चमोली में, इसकी मैं चर्चा करूँगा, इसको आप नोट मत करिए, मैं आगे बताऊँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हम लोग अब बात कर रहे हैं उस वक्त की जिस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, और देखिए हम थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बैक ले आता हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी मैंने आपको बताया था कि जो कान्यकुब्ज नामक क्षेत्र यहाँ पर हर्षवर्धन का राज चल रहा था, उसने अपना एक सामंत बैठा रखा था जिसका नाम था यशोवर्मन, जो कौन था, हर्षवर्धन का एक सामंत हुआ करता था। और देखिए यहीं से हम लोग भूमिका बनाएंगे कार्तिकेयपुर राजवंश की। देखिए अगर आपको भूमिका जान के चलेंगे ना, अगर आपने भूमिका एक बार पहचान ली किस तरीके से इस राज्य की उत्पत्ति होती है, आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए हम लोग भूमिका बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए जिस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद जो यशोवर्मन होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और इस राज्य पर यह अपना अधिकार करने लगता है। और जैसे कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई है, उस समय होता यही था, राजा की जैसे ही मृत्यु हुई तो जितने भी उसके अंडर में राज्य थे वो स्वयं को, जैसे वहाँ कोई सामंत कार्य करता है तो उसको अपने खुद को मतलब वहाँ का स्वतंत्र मतलब जो भी सामंत घोषित कर देते थे, वैसा ही इस समय भी होता है। फिर देखिए एक राजवंश यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक तिब्बत का एक राजवंश होता है जिसको कहा गया नया खीरी राजवंश। बस आप इतना ही जानिए, नया खीरी राजवंश जो कि भोट प्रदेश में इसने अधिकार कर लिया था। उत्तराखंड का जो भोट प्रदेश आता है, इसने यहाँ पर इसने अधिकार कर लिया था। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन ने अपना सामंत नियुक्त किया था यशोवर्मन को। यशोवर्मन ने क्या किया, इसने भी अपना एक सामंत यहाँ नियुक्त किया था जोशीमठ चमोली में, जिसको हम बोलते हैं बसंत देव। बसंत देव किसका सामंत था, यशोवर्मन का, या फिर कह सकते हैं कि यशोवर्मन का सामंत कौन था उत्तराखंड में, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बसंत देव। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुर के जो उत्तर में एक देश था सुवर्ण गोत्र देश, यहाँ पर स्थित था। और भोट प्रदेश में जहाँ पर कुछ तिब्बती लोग थे, जो कुछ तिब्बती शासक थे, जिस राजवंश का नाम था न्यू खीरी राजवंश, उसने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर हमने बना दिया जम्मू कश्मीर। अब देखिए कहानी शुरू होती है कहाँ से। देखिए जम्मू कश्मीर में एक राजा होता है ललितादित्य मुक्तापीड़, उस राजा का उदय होता है जम्मू कश्मीर में। इसकी जो हमको जानकारी मिलती है वो मिलती है रास तरंगिणी से। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया गया है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमको किस पुस्तक से प्राप्त होती है, या फिर कह सकते हैं कि ललितादित्य मुक्तापीड़ की हमको जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रास तरंगिणी। जो मैं बोलता हूँ आप उसको भी नोट करते जाइए दोस्तों, कि जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी या फिर ललितादित्य मुक्तापीड़ की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, वो हमको प्राप्त होती है रास तरंगिणी से। देखिए ये जो ललितादित्य मुक्तापीड़ है क्या करता है, ये यहाँ पर से अटैक करता है। अटैक करने के बाद यह कान्यकुब्ज वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। कान्यकुब्ज पर इसने अटैक किया, अटैक करने के बाद इसने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। हर्ष की तो मृत्यु हो चुकी थी, हर्ष के बाद बचा कौन, यशोवर्मन। तो यशोवर्मन ही इस समय यहाँ पर स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहा था। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने यहाँ पर राज्य अपना अटैक किया, और अटैक करने के बाद इस क्षेत्र पर इसने अपना अधिकार कर लिया, यशोवर्मन को यहाँ से भगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसने अधिकार कर लिया, यहाँ से इसने अधिकार करने के बाद फिर इसने अटैक किया भोट प्रदेश में, मतलब कि जो नए खीरी राजवंश था वहाँ पर इसने अधिकार कर लिया। यहाँ पर इसने अटैक किया, यहाँ पर भी इसका अधिकार हो गया। यहाँ
पर से इसने अटैक करता है सुवर्ण गोत्र देश में, इसको अपने अधिकार में ले लिया। देखिए मतलब इतना ही शक्तिशाली हो चुका था, यहाँ पर अधिकार किया, यहाँ पर अधिकार किया, सुवर्ण गोत्र देश में इसने अधिकार कर लिया, सब कुछ इसके अंडर में आ गया। देखिए भूमिका समझिए कैसे भूमिका बन रही है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर से ऐसा नोट करने वाला कुछ नहीं, बस समझे भूमिका समझिए कार्तिकेयपुर राजवंश की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद देखिए यह क्या करता है, अब देखिए कहानी क्या होती है शुरू। अब वो कहते हैं ना, चाहे कोई सा भी राजा हो उसको कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, उसका साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा हो। अब देखिए क्या करता है, जैसे सुवर्ण गोत्र देश पर उसने अधिकार कर लिया है, यहाँ से वो क्या करता है, जिस जोशीमठ पर भी आक्रमण कर देता है। और इस जोशीमठ में इसमें सामंत कौन बैठा हुआ है, वो बैठा है बसंत देव। अब बसंत देव के अंदर इतनी तो हिम्मत नहीं है कि इसका सामना कर सके, इसको हरा सके। अब देखिए ये जो सबसे पहले एक बात समझेंगे कि जो ये ललितादित्य मुक्तापीड़ होता है, जोशीमठ में इसने आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद इसने क्या किया, यहीं पर गोपेश्वर चमोली में इसने क्या किया था, अपनी राजधानी बना ली कश्मीरी हाट नामक स्थान पर। मैंने आपको बताया था नहीं, कश्मीरी हाट आप नोट कर लीजिए, तो वह कश्मीरी हाट नामक स्थल इसी से संबंधित है, ललितादित्य मुक्तापीड़ से। मतलब ललितादित्य मुक्तापीड़ ने जो अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पर, गोपेश्वर चमोली में। देखिए जोशीमठ में बसंत देव था, लेकिन जो उसने अपनी राजधानी बनवाई थी ललितादित्य मुक्तापीड़ ने, वो बनाई थी कश्मीरी हाट नामक स्थल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए अब यहाँ पर इसकी राजधानी बन गई। अब ऐसा संभव तो है नहीं दो दो राजा एक साथ राज कर सकें। बसंत देव क्या करता है, चुपके से यहाँ से निकल जाता है। बिल्कुल वह क्या करता है, अपने आप को उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर में, मतलब एक छोटी सी जगह चुनी, वहीं पर से छोटा सा अपना प्रांत चुना जहाँ पर ना कोई आता हो ना कोई जाता हो। कार्तिकेयपुर जोशीमठ चमोली में ही वो रहा, लेकिन एक उसने जो उसका जो मेन जो उसका जो राज कर रहा था उसको सीमित कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। और कार्तिकेयपुर में ही जोशीमठ चमोली, वहाँ पर उसने जो जोशीमठ में जो एक स्थल होगा कार्तिकेयपुर नामक स्थल था, वहीं पर इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी और एक नए वंश की यहाँ से शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं कार्तिकेय राजवंश या फिर कहते हैं कत्यूरी राजवंश। तो ये रही है दोस्तों कार्तिकेय राजवंश की जो कहानी, उसका उदय किस प्रकार से होता है, यही है उसकी कहानी। जो यही बसंत देव है, यही बसंत देव जो है कार्तिकेय राजवंश का पहला राजा भी होता है। और इस कार्तिकेय राजवंश को कत्यूरी नाम से भी जाना जाता है। इस कत्यूरी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एटकिंसन ने किया था 1882 ईस्वी में। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा विस्तृत तरीके से उसको हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी भूमिका बन गई कार्तिकेयपुर राजवंश की। तो दोस्तों आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, हमको यहीं पर इसको स्टॉप करना पड़ेगा। 40 मिनट 30-40 मिनट की वीडियो तो नॉर्मल होती है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई कोचिंग पढ़ते हैं तो इतना तो वहाँ भी आप 2-2 3-3 घंटे पढ़ ही लेते हैं। यहाँ तो आपको 40 मिनट में इतना सारा मैटर मिल जा रहा है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। साथ में आपको नोट्स बने हुए मिल जा रहे हैं, आपको कुछ ऐसा भी नहीं है आपको कुछ अपने तरीके से लिखना है, सारे के सारे नोट्स आपको बिल्कुल आपके सामने उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से ललितादित्य का आक्रमण हुआ कान्यकुब्ज में, कान्यकुब्ज से आया भोट प्रदेश में, यहाँ से आया सुवर्णगोत्र देश में, यहाँ से उसने हमला किया जोशीमठ में जहाँ पर बसंत देव था यशोवर्मन का सामंत। दोस्तों सामंत पूछ लेगा कि बसंत देव किसका सामंत था, आपको याद रखना यशोवर्मन का। तो बसंत देव यहाँ से भाग जाता है और कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर अपनी राजधानी बना लेता है और यहीं पर से एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं कार्तिकेय राजवंश या फिर कह सकते हैं कि कत्यूरी नाम से इसको जाना जाता है। कत्यूरी नाम दिया था एटकिंसन ने। तो अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में, जो कि 2 या 3 भागों में डिवाइड होगा, क्योंकि एक ही भाग में उसको करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा, काफ़ी डिटेल में उसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।